Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about the current affairs of January week 4. आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी वीक 4 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ आप लोगों को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हर एक न्यूज़ के साथ दी जाती है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले न्यूज के साथ। और आज का जनवरी का वीक 4 का पहला न्यूज क्या आता है, देखिए। द फर्स्ट न्यूज एसोसिएटेड विद द इंडियन रेलवे। क्या कह रहे हैं? इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड अ ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड, जिसका नाम है ASC अर्जुन। एक ह्यूमनॉइड रोबोट इंडियन रेलवे ने डिप्लॉय किया है। कहां पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। विशाखापट्टनम वही है ना, विशाखापट्टनम जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, बिल्कुल वही विशाखापट्टनम, किस्मत वालों का शहर विशाखापट्टनम। वही विशाखापट्टनम में इंडियन रेलवे का अभी हाल ही में ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम ASC अर्जुन है उसको डिप्लॉय किया गया है। ये फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, पहला इंडियन रेलवे का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है। कस्टमर की किसी भी टाइप की कंप्लेंट सुनने के लिए, जो भी पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स की कंप्लेंट सुनने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, जो भी उनकी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी चीजों के लिए ये रोबोट जिसका नाम अर्जुन है अभी डिप्लॉय किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलो एक तो नाम याद रखना है, दूसरा अर्जुन नाम है ना उसका रोबोट का, वो नाम याद रखना है, और कहां पर डिप्लॉय किया है इंडियन रेलवे ने? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब बात किसकी चल रही है? इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड पुराने न्यूज़ कुछ पढ़ लें, जो पहले एक बार पढ़ रखी हैं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। सर एक तो इंडियन रेलवे की बात चल रही है। इंडियन रेलवे ने सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। लेकिन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां का है? देखो, एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर कितनी है बात चल रही है, सबसे बड़े रेलवे स्टेशन और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जहां पर 23-24 प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। लेकिन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात चल रही है तो वो कौन सा है? हुबली जंक्शन इन कर्नाटका। हुबली जंक्शन इन कर्नाटका ने अभी रिकॉर्ड किया लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। पहले गोरखपुर में था, लेकिन अब गोरखपुर वाले को पछाड़ दिया पीछे। आज की डेट में हुबली जंक्शन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसका है? हुबली जंक्शन कर्नाटका का। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जहां पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म कहां पर है? हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल में। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसका है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसका है? हुबली जंक्शन का। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और रेलवे के बारे में क्या न्यूज चल रही थी? सर इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में पहला ट्रेन के अंदर ATM लगाया है, पंचवटी एक्सप्रेस में। पंचवटी एक्सप्रेस में साथ साथ रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने और उनके साथ साथ टूरिज्म के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी ने अभी एक स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत की है। कहां से? जैसलमेर से दिल्ली। जैसलमेर से दिल्ली अभी एक स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, ये तो आपको पता ही है। और हाइपर लूप ट्रेन और उसके साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन, ये तो मैंने अभी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाए हैं। ठीक है, चलो तो ये सारे न्यूज पता चले रेलवेज के बारे में। ASC अर्जुन पता चल चुका है, उसके साथ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये पता चल गया है। पंचवटी एक्सप्रेस में पहला ATM लगा है, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो एक न्यूज के साथ 5 एडिशनल बातें आपको पता चली हैं। और ये हर बार जब भी कोई रेलवे का न्यूज आने वाले टाइम में आएगा तो ये 5 के 5 नहीं 6 हो गए, अब ये सारे रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलो
अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के बारे में सुनते सार ही आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ, 4 बार पढ़ा चुका हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ और आर्मी नेवी एयरफोर्स डे आपके माइंड में दौड़ जाने चाहिए। ठीक है, चलो। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अपने रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट में अभी एमओयू साइन हुआ है इंडियन आर्मी का आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। इंडियन आर्मी का किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? आईआईएससी बेंगलुरु के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, किसका? इंडियन आर्मी का। क्लियर? चलो, इंडियन आर्मी ने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ एआई रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो आर्मी के बारे में तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे हमने पढ़ लिया 3-4 बार। ठीक है, लेकिन अब फिर पढ़ते हैं आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में। आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें तो अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो टॉप प्लेस पर रहा है। इंडिया का टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन रहा है आईआईएससी बेंगलुरु। तो ये आपको दिख रहा होगा, आईआईएससी बेंगलुरु मेंटेन इट्स फर्स्ट स्पॉट इन इंडिया। आईआईएससी बेंगलुरु ने पहला स्थान हासिल किया है किसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो वो कौन सा रहा है? आईआईएससी बेंगलुरु रहा है। क्लियर है? हाँ भाई, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े फिर अगले न्यूज की ओर। चलो, अगले न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा। मोदी जी लेट द फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग्ड ऑफ द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन तिरुवनंतपुरम केरला में। तिरुवनंतपुरम केरला में मोदी जी ने अभी हाल ही में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है। ओके, उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? उसमें से इंपॉर्टेंट है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। क्या? पीएम स्वनिधि। अरे स्वनिधि के बारे में तो सुना है। स्वनिधि मतलब सर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर को लोन प्रोवाइड करने के लिए 2020 में कोविड के टाइम पे जब स्ट्रीट वेंडर की, गली में घूमने वाले जो सब्जी वाले आते हैं, ठीक है, जब उनकी हालत खस्ता थी, आ नहीं पा रहे थे, तो मोदी जी ने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। स्वनिधि की फुल फॉर्म स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, अब क्या कह दिया मोदी जी ने? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिए जिसमें 30,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट डाल दी और उनके लिए कह दिया कि आप 30,000 रुपए तक आसानी से निकलवा सकते हैं। ठीक है, स्वनिधि योजना में अब आप बोलोगे सर स्वनिधि योजना में कितने का लोन मिलता है? स्वनिधि योजना में पहली इंस्टॉलमेंट लोन की मिलती है 15,000 रुपए की। अगर कोई 15,000 रुपए का लोन चुका देता है, जैसे किसी स्ट्रीट वेंडर ने 15,000 रुपए का लोन लिया बैंक से और उसने चुका भी दिया, तो अगला लोन उसको 25 का मिल जाएगा। 25 का लेके 25 का चुका दिया, उसको फिर 50,000 रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला 15,000 का लोन मिलेगा, अगर टाइम से चुका देंगे, ढंग से चुका देंगे, 25 का मिल जाएगा, फिर वो भी चुका देंगे तो 50 का मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये कौन सी योजना है? पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में 2020 में शुरू हुई थी। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। कितने का लोन मिलता है? मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी है तिरुवनंतपुरम केरला से, जिसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है? 30,000। कितनी है? 30,000। अब आप कहोगे सर ये 50,000 और 30,000 क्या है? भाई कंफ्यूज तो नहीं, ये तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है जो अभी शुरू हुए हैं, और वो तो लोन की लिमिट है कि लोन कितना ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज के बारे में। रिपब्लिक डे सभी को पता है, हम जनवरी का लास्ट वीक पढ़ रहे हैं, तो रिपब्लिक डे के बारे में तो बहुत सारी बातें होंगी सर। रिपब्लिक डे के बारे में तो बहुत सारी बातें होंगी।
रिपब्लिक डे पर जो है हमारे देश में कौन हमारे देश में चीफ गेस्ट बनकर आया, रिपब्लिक डे का कौन सा एडिशन था, रिपब्लिक डे पर जो अवार्ड दिए जाते हैं वो किस किस को दिए गए, रिपब्लिक डे पर बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड, ये कौन सा था टैब्ल्यू, टैब्ल्यू तो पता है ना झांकी, अरे तुमने रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी, नहीं तो टीवी में तो देखी होगी, तो बहुत सारी झांकियां निकलती हैं, बहुत सारे स्टेट्स की झांकियां निकलती हैं, तो उनमें से कौन सी झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड बोलते हैं उसको, कौन से टैब्ल्यू को बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला है। चलो तो सारी बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिया सेलिब्रेटेड 77th रिपब्लिक डे, इंडिया ने कौन सा रिपब्लिक डे बनाया, 77th रिपब्लिक डे कब मनाया, 26 जनवरी को। ओके सबको पता है सर ये तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, और ये तो सभी को पता है ना 26 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कौन सा डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो होता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, दैट्स व्हाई 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ Constitution Day and 26th of January 2026 is observed as a Republic Day because on that day our Constitution was implemented. ओके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बट बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, दैट्स व्हाई 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है चलो ये पता चल गया। इस बार कौन सा रिपब्लिक डे था, 77th रिपब्लिक डे। थीम जो इसकी घूम रही थी 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम पर, थीम क्या थी, 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम पर इसकी थीम घूम रही थी। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये और उसके साथ साथ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, ये चीफ गेस्ट रहे। तो दो चीफ गेस्ट रहे, याद रखना है सिर्फ आपने, उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा, कोस्टा याद रख लो, कोस्टा और उर्सुला, कोस्टा ठीक है, कोस्टा एंड उर्सुला यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये दोनों जॉइंट चीफ गेस्ट रहे हैं इस बार। ठीक है जॉइंट चीफ गेस्ट रहे हैं इस बार, तो ये आप लोगों को पता चल गया, उर्सुला एंड एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला एंड एंटोनियो कोस्टा। ओके उसके साथ साथ हमें इस बार की बात चल रही है, यहां पर ब्रॉड थीम क्या रखी गई थी, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। ठीक है उसके साथ साथ सिमरन बाला ने इतिहास रचा, फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू लीड ऑल मेल सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट को लीड करने वाली पहली महिला बनी सिमरन बाला। क्या नाम थी, सिमरन बाला। क्लियर होगी बात। पहली बात तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, इस बार 77 था। इस बार चीफ गेस्ट रहे उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, और इस बार थीम घूम रही थी वंदे मातरम के, इधर उधर घूम रही थी 150 साल ऑफ वंदे मातरम। ठीक है उसके साथ सिमरन बाला पहली लेडी ऑफिसर जो सीआरपीएफ के मेल कॉन्टिजेंट को लीड करने वाली महिला बनी है। ठीक है ये पता चल गया। ओके और भी बातें पढ़ते हैं। साथ साथ जो हमारा रिपब्लिक डे गया, यहाँ पर इसकी ईव एक दिन पहले है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गैलेंट्री अवार्ड दिए 70 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड। सर ये क्या होता है गैलेंट्री अवार्ड, ध्यान से सुनो। देखो एक तो होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, ध्यान से देखना। ठीक है सिविलियन अवार्ड मतलब नागरिकों को दिए जाते हैं, और ये आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, सर इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। उसके बाद कौन सा है, सेकंड पर है पद्म विभूषण है।
पद्म विभूषण के बाद थर्ड कौन सा है? पद्म भूषण है। और पद्म भूषण के बाद फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है? पद्मश्री है। ठीक हो गई बात? सबसे बड़ा भारत रत्न, ये तो सभी को पता है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, भूषण, श्री, अपने आप में ही छोटे हो रहे हैं। विभूषण, भूषण, श्री, विभूषण, भूषण, श्री, ये तो हो गए इंडिया के सिविलियन अवार्ड्स। कौन से अवार्ड्स हैं? सिविलियन अवार्ड जो नागरिकों को दिए जाते हैं। क्लियर है? चलो, अब बात ये चल रही है सिविलियन अवार्ड तो आपको हो गए क्लियर। अगर सिविलियन अवार्ड के बाद मैं बात करूं हमारे देश के गैलेंट्री अवार्ड पर, तो ध्यान से देखना है। देखो, अगर मैं गैलेंट्री अवार्ड पर चर्चा करता हूं तो इंडिया के गैलेंट्री अवार्ड पे चलते हैं। गैलेंट्री अवार्ड ये क्या होते हैं सर? गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब वीरता सम्मान, वीरों को दिए जाते हैं, वीरों को दिए जाते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो ये जो आर्मी हमारे जो फोर्सेस हैं उन जवानों को दिए जाते हैं वीरता सम्मान। गैलेंट्री अवार्ड दो टाइप के होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पीस टाइम, ठीक है, पीस टाइम मतलब शांति के समय जो दिए जाते हैं। एक होते हैं वॉर टाइम, युद्ध के समय वाले, पीस टाइम और वॉर टाइम। पीस टाइम में सबसे बड़ा जो है वो है अशोक चक्र। कौन सा चक्र है? अशोक चक्र। सेकेंड लार्जेस्ट है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। थर्ड लार्जेस्ट है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। अशोक, कीर्ति, शौर्य, याद रखना है, अशोक, कीर्ति, शौर्य। पहले अशोक है, फिर कीर्ति है, फिर शौर्य है, कीर्ति बीच में है। ठीक है, अशोक, अशोक, कीर्ति, शौर्य, अशोक, कीर्ति, शौर्य, ये है पीस टाइम में सबसे बड़े दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, और वो टाइम में परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट। परमवीर के बाद महावीर, महावीर के बाद वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर, महावीर, वीर, परमवीर, महावीर, वीर चक्र। क्लियर हो गई बात? परमवीर, महावीर और वीर चक्र। और इसमें जो पैसा मिलता है 2 करोड़ अशोक चक्र, और परमवीर चक्र में 2 करोड़, महावीर और कीर्ति चक्र में 1 करोड़, और ये वीर और शौर्य चक्र में 50 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा आ जाता है कि अमाउंट कितना मिलता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अशोक और परमवीर 2 करोड़, मतलब समझ गए ना, 2 करोड़ इसमें, 2 करोड़ उसमें। ये नहीं कि 1-1 करोड़ बांट लेंगे, नहीं, 2 करोड़ इसमें भी, 2 करोड़ इसमें भी, 1 करोड़ कीर्ति और महावीर, 50 लाख शौर्य और वीर चक्र में मिलता है। ठीक है, तो ये कौन से अवार्ड है? गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड 2 टाइप के होते हैं, पीस टाइम, वॉर टाइम। पीस टाइम में सबसे बड़ा अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। वॉर टाइम में सबसे बड़ा परमवीर, महावीर, वीर, परमवीर, महावीर और वीर है। ठीक है, चलो पता चल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे इनके अवार्ड्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन जिनका नाम शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला को अभी क्या मिला है? अशोक चक्र। क्या मिला है? अशोक चक्र। क्लियर हो गई बात? अशोक चक्र से नवाजा गया है। द कंट्रीज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जो दिए हैं द गैलेंट्री अवार्ड जो हैं, जिसमें से 1 को अशोक मिला है, 3 कीर्ति चक्र मिले हैं और 13 शौर्य चक्र मिले हैं। ठीक है, 1 अशोक चक्र मिला है, 3 कीर्ति चक्र मिले हैं, 13 शौर्य चक्र इस बार दिए गए हैं। ठीक है, और ये अशोक चक्र वाले का नाम जरूर याद रखना है। अशोक चक्र जो मिला है शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला को मिला है। क्लियर है? यहां पर याद रखना है। और कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिले हैं। 3 के नाम अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है। एक का नाम है नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा, उसके बाद है अर्शदीप सिंह, उसके बाद है हमारा प्रासंत बालकृष्णन नायर। ये 3 लोगों को, ठीक है, अर्श और प्रासंत और धोलेश्वर सुब्बा, इनको मिले हैं कीर्ति चक्र। और 13 लोगों को क्या मिले हैं?
शौर्य चक्र वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, जो 13 लोगों को शौर्य मिले हैं। अशोक चक्र का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला को मिला है इस बार रिपब्लिक डे ईव पर। ठीक है, तो ये भी पता चल गया आप लोगों को। उसके साथ साथ मैंने बताया रिपब्लिक डे पर बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिलता है, बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलता है, तो इस बार महाराष्ट्र की झांकी टॉप पर रही है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र की जो गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की जो झांकी है वो टॉप पर रही है। क्लियर है, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की झांकी। क्लियर हो गई बात, समझ गए। और उसके साथ साथ चलो पहले तो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ भाई, से पहले हमने देखा रिपब्लिक डे के बारे में, तो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट इंपॉर्टेंट है 77 इस बार रिपब्लिक डे था। कोस्टा और उर्सुला चीफ गेस्ट रहे हैं। सिमरन बाला पहली लेडी ऑफिसर रही सीआरपीएफ के, सीआरपीएफ पता है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के जो मेल कंटिंजेंट को लीड करने वाली महिला बनी है। ओके, फिर हमने देखा शुभांशु शुक्ला को इस बार मिला है अशोक चक्र, और 3 लोगों को मिले हैं कीर्ति चक्र, और 13 को मिले हैं शौर्य चक्र। ठीक है, उसके बाद हमारे को ये पता चला गैलेंट्री अवार्ड में पीस टाइम और वॉर टाइम के बारे में पता चल गया। और 3 लोग जिनको कीर्ति चक्र मिले हैं उनके नाम धोलेश्वर, अर्शदीप और प्रासंत थे। ठीक है, यहाँ पता चल गया। ये तो हो गए कौन से अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड। और मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा 26 जनवरी को इस बार बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की झांकी को मिला है। डन। चलो आगे बात करते हैं, हमारे कौन से अवार्ड थे, सिविलियन अवार्ड। सर सिविलियन अवार्ड जो अभी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है, वो भी अभी दिए गए। बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 131 लोगों को पद्म अवार्ड दिए हैं। भारत रत्न तो नहीं दिया अभी, भारत रत्न तो 2024 के लास्ट में दिया गया था। टोटल 53 पर्सनैलिटी को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है। ठीक है, 24 के बाद 25 में भी नहीं मिला, 26 में देखते हैं अभी। ठीक है, भारत रत्न का तो बात हो गई खत्म, लेकिन अब चलते हैं पद्म अवार्ड्स पर। पद्म अवार्ड में से यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आता है, पद्म विभूषण, भूषण, श्री। याद आ रहा है, 5 लोगों को विभूषण मिला है, 13 को भूषण और 113 को पद्मश्री। 113 को पद्मश्री, 13 को भूषण और 5 लोगों को विभूषण मिला है। वो 5 लोग कौन से हैं जो विभूषण वाले हैं, ये 5 के नाम आपको कम से कम याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, एक है हमारे धर्मेंद्र, पता ही आप लोगों को धर्मेंद्र। उसके साथ साथ हैं श्री केटी थॉमस, उसके बाद हैं एन राजम, उसके बाद हैं पी नारायणन, और उसके बाद हैं वी एस अच्युतंदम। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं जिनको मिले हैं पद्म विभूषण। ठीक है, वी एस नारायणन, राजन, थॉमस, धर्मेंद्र। ठीक है, चलो तो ये 5 लोगों को विभूषण मिले हैं। और उसके साथ साथ अगर बाकी याद रखें, यहाँ पर हमने देखा ना 5 लोगों को विभूषण मिले हैं और भूषण 13 लोगों को मिले हैं। ये 13 की लिस्ट है, नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अलका याग्निक है, भगत सिंह कोश्यारी है, उसके बाद है KR पल्ला स्वामी है, ठीक है, उसका स्वामी, उसके बाद है श्री मामोते और नोरी, पीयूष पांडे, SK, ठीक है, और शांता, शिब्बू, उदय, VK मल्होत्रा, उसके साथ साथ हैं वेल्लापल्ली और विजय अमृतराज। ये 13 लोगों को क्या मिले हैं, पद्म भूषण मिले हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है। 13 भूषण की डाल दी है, विभूषण की डाल दी है, श्री की नहीं डाली। श्री 113 लोगों को मिले हैं, तो श्री तो बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये कहानी आप लोगों को क्लियर हुई। अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है, ओडिशा ने सेलिब्रेट किया बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल कंसिस्टिंग ऑफ, बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल है ना, आप सभी को पता है 3 जगह है बुद्धिस्ट की। ठीक है, ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी हैज बीन ऑफिशियली एडेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडिया टेंटेटिव लिस्ट में। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी नहीं है। अभी ये बुद्धिस्ट के जो ये 3 प्लेस हैं, ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, ये तीनों को अभी हाल ही में टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। टेंटेटिव पता है ना, जैसे आपका पेपर होता है तो पेपर से पहले टेंटेटिव डेट्स आती है ना,
तो उन्हीं में से ही कंफर्म हो जाती हैं। तो अभी टेंटेटिव है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुआ है। आज की डेट में वही 44 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप सभी को पता है। और 44th लास्ट बनी थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो यूनेस्को के बारे में तो पूरी आप लोगों को बता ही रखा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो ये बन सकती है अभी, ये जो बुद्धिस्ट डायमंड ट्राइंगल है ये बन सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी 44 ही है। अभी ये टेंटेटिव मतलब नॉमिनेट हुआ है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो अगला न्यूज आता है, निर्मला सीतारमन जी लेकर आई इकोनॉमिक सर्वे। क्या लेकर आई? इकोनॉमिक सर्वे। तुम्हें पता है ना, जब बजट आता है, बजट कब आता है सर? बजट आता है फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, फरवरी के पहले डे को। उससे पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। बजट से पहले क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे। और बजट से और पहले, इकोनॉमिक सर्वे से पहले होती है हलवा सेरेमनी। कौन सी सेरेमनी? हलवा सेरेमनी। तो जनवरी में 25-26 जनवरी को हलवा सेरेमनी हो जाती है, फिर 28, 29, 30 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, और फिर फरवरी की पहली तारीख को क्या आ जाता है? बजट आ जाता है। ठीक है, ये तो पता। तो बजट से पहले इकोनॉमिक, बजट में क्या होता है सर? बजट में तो ये लिखा होता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां कहां पर खर्चा करने वाली है। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा होता है कि पिछले साल क्या क्या किया, पिछले साल क्या क्या किया, वो सब इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है। ठीक हो गई बात? तो इकोनॉमिक सर्वे में प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड होता है, बजट में आने वाले टाइम का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने +2 में पढ़ा ही होगा, फाइनेंशियल बजट का चैप्टर। ठीक है, चलो तो निर्मला सीतारमन जी क्या लेकर आई? हमारे जनवरी के लास्ट में वो लेकर आई हैं इकोनॉमिक सर्वे, जिनमें उन्होंने क्या क्या बात कही है। इंडिया की, इस सर्वे ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% होने वाली है 26-27 में। ठीक है, ये कहा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया रिमेन वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ द रेमिटेंस। रेमिटेंस होता है बाहर से पैसा मंगवाना, बाहर से पैसा, जैसे हमारे देश के लोग, मेरा भाई अगर बाहर रहता है, वो बाहर से मेरे पास पैसा भेजता है, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में भी टॉप पर कौन सा रहा है? इंडिया रहा है, जिसमें इनफ्लो कितना रहा है? 135 बिलियन US डॉलर रहा है। और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर भी 700 बिलियन डॉलर का हो चुका है, 700 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ये ऐसी ऐसी बातें निर्मला सीतारमन जी ने इकोनॉमिक सर्वे में कही है, बजट से 1-2 दिन पहले। ठीक है, चलो ये पता चल चुका है, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दी है, देख लीजिएगा अगर मन करे तो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हमारे 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई दावोस स्विट्जरलैंड में। दावोस स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई, जिसकी थीम थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, जिसको अटेंड करने के लिए हमारे अश्वनी वैष्णव गए, जो रेलवे मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के मंत्री भी हैं। रेलवे मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के मंत्री भी हैं अश्वनी वैष्णव, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पर हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में। आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पर हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में, जिसको अटेंड करने के लिए इंडिया की ओर से कौन गया? अश्वनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के और रेलवे मंत्री, दोनों मंत्रालय इनके पास हैं, अश्वनी वैष्णव जी के पास। ठीक है, समझ गए? बस इतना ही जानना था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात चल रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात चल रही है तो कोलोगनी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर हैं वो कलूज स्क्वाब हुआ करते थे। मेनली हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज आया लखनऊ। लखनऊ एज मर्ज एज अ फर्स्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का पहला शहर 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो म्युनिसिपैलिटी का सॉलिड वेस्ट आता है, उसको पूरे तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस करने वाला,
साइंटिफिक प्रोसेस करने वाला लखनऊ पहला पहला शहर बना है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला पहला शहर जिनने वेस्ट को साइंटिफिक प्रोसेसिंग के योग्य बनाया। सारा का सारा वेस्ट जो है वो साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस होता है, और ऐसा करने वाला पहला पहला शहर बना है यूपी का। कौन सा? लखनऊ। लखनऊ वही है ना जहाँ पर इंडिया में AICT बन रही है। ठीक है, AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी यूनिवर्सिटी। AI यूनिवर्सिटी तो महाराष्ट्र में बन रही है, AICT तो लखनऊ में बन रही थी ना, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है, चलो आगे बात चलते हैं। और ये जो सारा का सारा साइंटिफिक प्रोसेस करके ना ये उसे बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। इसको सारा का सारा लिखा है ना, देखो, प्रोड्यूस कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं उससे। ठीक है, ऐसा करने वाला पहला शहर लखनऊ बना है। यूपी की बात चल रही थी तो यूपी ने अभी हाल ही में 24 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाया, 77 फाउंडेशन डे। यूपी का पुराना नाम क्या था सर? यूपी को पहले भी यूपी बोलते थे, लेकिन फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश नहीं थी, यूनाइटेड प्रोविंस थी। ब्रिटिश सरकार में यूपी को यूपी बोलते थे, बट उसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करती थी। बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले इसके साथ उत्तराखंड भी इंक्लूड था, उत्तरांचल भी इंक्लूड था, लेकिन बाद में नवंबर 2000 में उत्तराखंड मतलब उत्तरांचल की बात है, वो अलग से राज्य बन गया था। ठीक हो गई बात? तो यूपी की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाता है। ठीक है, चलो यूपी की बात और चल रही है तो यूपी के अंदर गोरखपुर के अंदर पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, पढ़ा रखा है, पुराना न्यूज़ है, पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यूपी के गोरखपुर में लगाई जा रही है। अभी हाल ही में 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी के अंदर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 2 3 4 न्यूज़ यूपी के बारे में। लखनऊ पहला शहर बना है यूपी का 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग करने वाला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को। ठीक है, दूसरा, यूपी का फाउंडेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, 77 इस बार था। यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। यूपी के अंदर से 2000 में, नवंबर 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था। यूपी के अंदर पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बनाई जा रही है। यूपी के अंदर अभी हाल ही में वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया वाराणसी में। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, सारे के सारे पॉइंट क्लियर है? एक एक पॉइंट आप लोगों को आराम आराम से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, और बार बार मैं वो चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है देखिएगा। द नेक्स्ट न्यूज इज पंजाब के बारे में आ गया। पंजाब हैज रोल्ड आउट, पंजाब ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, जिसके अंदर 10 लाख रुपए का फैमिली पेंशन नहीं, फैमिली मेडिकल कवर मिलेगा। ठीक है, मेडिकल कवर समझ रहे होंगे आप लोग कि ये हेल्थ केयर स्कीम है जिसके अंदर एक परिवार को 10 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए? मुख्यमंत्री सेहत योजना, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सेहत योजना। ओके, पंजाब के बारे में दूसरा, पंजाब ने अभी हाल ही में पंजाब मिनिस्टर फॉर द सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बलजीत कौर ने अभी प्रोजेक्ट हिफाजत भी शुरू किया था। किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रन जो वायलेंस फेस करते हैं उसको रोकने के लिए। तो प्रोजेक्ट हिफाजत ये भी किसका है? पंजाब का। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये भी किसकी है? पंजाब की। तो ये दोनों याद रखने हैं, सेहत योजना और हिफाजत पंजाब के हैं। और पंजाब में अभी हाल ही में पहला डॉग सेंचुरी बनाई जा रही है लुधियाना में। पंजाब में इनोग्रेट की पहली डॉग सेंचुरी, समझ गए ना? कुत्तों को रखने के लिए डॉग सेंचुरी, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, अब डॉग सेंचुरी बन रही है। डॉग सेंचुरी जहां पर 500 से ज्यादा कुत्ते, डॉग्स रखे जाएंगे, इसकी कैपेसिटी है। तो पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना पंजाब में बनाई जा रही है। तो ये 3 न्यूज पंजाब के बारे में, मुख्यमंत्री सेहत योजना, प्रोजेक्ट हिफाजत और अभी हाल ही में पहली डॉग सेंचुरी। ठीक है, चलो अगला न्यूज आता है मध्य प्रदेश। ये भी बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है। ईयर ऑफ
एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर वही है ना जो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेट करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जिनको 2024 में भारत रत्न भी मिला है। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में फादर एम एस स्वामीनाथन। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की बात चल रही है, ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है 2026 को। 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया गया है। और मध्य प्रदेश के बारे में क्या न्यूज है? मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ कॉरिडोर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण भोपाल से शुरू हुआ है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज ट्राइबल डोमिनेटेड, ट्राइबल एरिया धर और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, धर और बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया का पहला ट्राइबल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। तो ये सारा मध्य प्रदेश चल रहा है। मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है। भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है। वाइल्ड लाइफ सेफ कॉरिडोर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत हुई और ट्राइबल डोमिनेटेड इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के धर और बैतूल में बनाया गया। बाकी 5-6 बातें पता चल गई, इसमें से 4 तो पुरानी थी मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, 4 पुरानी बार बार पुरानी पढ़ाने का रीजन ये होता है पिछले वाले रिवाइज करते चलो, ये नहीं कि आगे दौड़ते चलो पीछे वाला छोड़ते चलो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, प्रीवियस वाले रिवाइज करते जाएंगे, आगे वाले बढ़ते चले जाएंगे। डन। चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मंत्यर एती कोली दुती पात स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? वो कह रहे हैं 3000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। वन टाइम असिस्टेंस 5000 रुपए हर एक को दिए जाएंगे। मोर देन 6 लाख ग्रीन गार्डन वर्कर्स को, जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, चाय के खदानों में काम करने वाले असम के जो लोग हैं, उनको 5000 रुपए हर एक बंदे को दिए जाएंगे। ठीक है, चाय के खदानों में काम करने वाले, चाय के जो खेतों में काम करने वाले बंदों को 5000 रुपए दिए जाएंगे एक योजना के तहत। योजना का नाम है मुख्य मंत्री इति कोली दुती पात स्कीम। असमी भाषा होगी। ठीक है, वो ये योजना है। कहाँ की है? आसाम की। डन। आसाम के बारे में और क्या चल रहा था पुराना? सर आसाम के अंदर अभी हाल ही में ज्योति बिष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर गुवाहाटी आसाम में खोला गया है। साथ साथ अभी हाल ही में आसाम के अंदर संस्कार शाला की शुरुआत की गई है। बच्चों के अंदर जो है 4 से लेकर 14 साल के बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए, वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम डालने के लिए अभी हाल ही में आसाम के गवर्नर ने इस योजना की शुरुआत की है, संस्कार शाला। तो उसके साथ साथ अभी हाल ही में आसाम के अंदर नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी हुई गुवाहाटी आसाम में। टेक्सटाइल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल की कहां पर हुई? गुवाहाटी आसाम में। तो 1 2 3 4 बातें आसाम सुनो। एक तो वो 5000 रुपए खदानों में काम करने वाले, चाय के बागों में काम करने वाले, इति कोली दुती पात योजना के अंदर दी आसाम की सरकार ने। ज्योति बिष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर आसाम के गुवाहाटी में, संस्कार शाला की शुरुआत आसाम ने की है। और नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये भी कहाँ पर हुई? आसाम के गुवाहाटी में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में महिलाओं के लिए मोनोपोज क्लिनिक अक्रॉस द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, महाराष्ट्र के जो सरकार है उन्होंने बोला कि हर एक सरकारी हॉस्पिटल में मीनोपोज क्लिनिक हर एक सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। ऐसा करने में ये वुमेन्स के लिए होता है एक स्पेसिफिक। ठीक है, तो वुमेन स्पेसिफिक क्लिनिक्स होते हैं, वो कहते हैं ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र महिलाएं
महाराष्ट्र महिलाओं के लिए मीनोपोज क्लिनिक, मीनोपोज क्लिनिक। चलो आगे बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी ने लॉन्च किया समीक्षा पोर्टल। समीक्षा पोर्टल जो भी वहाँ पर आसाम का फाइनेंस कमीशन है, वो जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, कैसे ग्रांट आती है, प्रोजेक्ट कैसे जाते हैं, मतलब पैसों की देखरेख करने के लिए समीक्षा पोर्टल शुरू की है आसाम के सीएम ने। समीक्षा, ठीक है, समीक्षा, समीक्षा पोर्टल किसने शुरू किया है? ओडिशा, आसाम कह रहा हूँ यार, सॉरी, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? समीक्षा पोर्टल, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं नासा। इंडिया की नहीं, यूएसए की स्पेस एजेंसी ने इंट्रोड्यूस किया नया सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? एथीना, याद रखिएगा, एथीना, एथीना नाम का सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है एथीना, ATHENA, अथीना, अथीना नासा, अथीना नासा, सुपर कंप्यूटर अथीना नासा ने बनाया है, सुपर कंप्यूटर अथीना नासा ने बनाया है। और सुपर कंप्यूटर के बारे में तुम्हें बताया था ना, परम रुद्रा हमारे IIT मद्रास, ठीक है, परम रुद्रा किसने बनाया था? IIT मद्रास ने बनाया था। उसके साथ बिहार का IIT पटना का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम रुद्र, याद रख लो, IIT पटना ने कमीशन किया परम रुद्रा, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर भी परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर के अंदर ही परम शक्ति बनाया था इन्होंने, ठीक है, परम शक्ति। IIT मद्रास ने कौन सा बनाया था? परम शक्ति। लेकिन IIT पटना ने परम रुद्रा, परम रुद्रा। उसके साथ साथ नवंबर तक पता चला था सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का एरावत, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एरावत, और वर्ल्ड का एल कैप्टेन, कौन सा था? एल कैप्टेन। दोबारा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से, बी काम, आराम से। पहला पॉइंट, नासा ने एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है एथीना। किसने बनाया? नासा, नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया? एथीना। दूसरा, हमारे इंडिया के IIT मद्रास ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा था इन्होंने परम शक्ति। क्या नाम रखा था? परम शक्ति, IIT मद्रास, ओके। IIT पटना ने कौन सा बनाया था? परम रुद्रा। IIT पटना ने परम रुद्रा और IIT मद्रास ने परम शक्ति और नासा ने एथीना, ओके। उसके बाद सर इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? फिर ये तो बता दो। इन्होंने सुपर कंप्यूटर बना लिए, ओके। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट भी पता होना चाहिए। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एरावत है और वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एल कैप्टेन है, ठीक है, यूएसए का। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एल कैप्टेन, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एरावत। ये तो हो गए फास्टेस्ट के बारे में, इंडिया और वर्ल्ड। और लेटेस्ट में कौन कौन से थे? लेटेस्ट में परम रुद्रा IIT पटना का, परम शक्ति IIT मद्रास का, और नासा ने कौन सा बनाया? एथीना, ओके। उम्मीद है 3-4 बार बता दिया। अब ये सारे पॉइंट सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जी के आप लोगों को पता ही है, चर्चे चल रहे हैं। WHO से अपना नाम वापस ले लिया। WHO पता ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑफिशियली विड्रॉल द WHO से अपना नाम वापस ले लिया। पता नहीं कितने कितने 40-50 ऑर्गेनाइजेशन से नाम विड्रॉ कर लिया इस बंदे ने। यूएसए ने हमारा जो इंडिया वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इससे भी नाम वापस ले लिया इसने। कह रहा मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हिस्सा नहीं रहता, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा नहीं रहता, कर लो जो करना है मेरा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम कटवा रहा है, ठीक है। चलो, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम में है, बट WHO का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? टेड्रोस अधानोम, और हेडक्वार्टर जनेवा में है, जिससे अपना नाम USA ने वापस ले लिया है। आगे FDI की बात चल रही है।
एफडीआई पता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर वाली कंट्री की कंपनी जब इंडिया में आकर पैसा लगाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एफडीआई। कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में आकर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एफडीआई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेप्सिको है, कोक है, बाहर वाली कंपनियां इंडिया में आकर प्रोडक्शन कर रही हैं, इंडिया में आकर बना रही हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एफडीआई। ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, कह रहा सर आप एफडीआई एफडीआई कर रहे हो, मुझे ये बताओ इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से होता है। मैंने कहा इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई होता है सिंगापुर से। कहता नहीं यूएसए से होता है। मैंने कहा नेट पे चेक कर ले। उसने चेक किया, पहले नंबर पर कौन था एफडीआई में, सिंगापुर। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनियां जो बाहर से आकर इंडिया में लगा रही हैं या पैसा लगा रहे हैं, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में कौन सा देश करता है, उस देश का नाम है सिंगापुर। ठीक है। कौन से सेक्टर में करता है, सर उस सेक्टर का नाम है सर्विस सेक्टर। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा बाहर वाले कहां लगाते हैं, सर्विस सेक्टर में। कहां पर लगाते हैं, सर्विस सेक्टर में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से होता है, सर्विस सेक्टर में होता है। और एफडीआई इनफ्लो 2025 का कितना रहा है, 73% बढ़कर $47 बिलियन हो चुका है। $47 बिलियन हो चुका है एफडीआई। ठीक है, चलो तो ये भी पता चल गया। अगला न्यूज आता है हमारा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने लॉन्च किया अभी हाल ही में संपूर्णता अभियान। कौन सा अभियान, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान में जिसमें न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ, ट्यूबरक्लोसिस, सारी चीज़ों के बारे में एक पूरा एक पैकेज है। ठीक है। संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। नीति आयोग वही है ना जो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके बना था, बिल्कुल वही। प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान बनाता था, बिल्कुल सही, ध्यान से। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को खत्म करके बना था। नीति आयोग 2015 में बना था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था, नीति आयोग उसकी जगह 15 ईयर प्लान बनाता है, 15 साल वाले प्लान बनाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग के चेयरमैन मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, और सीईओ अभी हाल ही में बनी है निधि छिब्बर। क्या नाम है, निधि छिब्बर, सीईओ है निधि। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। नीति आयोग 2015 में बना था प्लानिंग कमीशन को खत्म करके। प्लानिंग कमीशन 5 साल वाले प्लान बनाता था, नीति आयोग 15 साल वाले प्लान बनाता है। कितने साल वाले, 15 साल वाले। ओके, चलो आगे बात करते हैं हमारे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव गूगल के। ठीक है, गूगल के भी, एयरबीएनबी के भी, फ्लिपकार्ट के भी। पीयूष रंजन हैज लॉन्च द, जिनका नाम क्या है, पीयूष रंजन। पीयूष रंजन, पीयूष रंजन की बात चल रही है। उन्होंने लॉन्च किया है एआई फर्स्ट एड्यूटेक स्टार्टअप। ठीक है, एजुकेशन का स्टार्टअप पहला एआई फर्स्ट एड्यूटेक स्टार्टअप, जिसका नाम है Fermi.ai। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए Fermi.ai की शुरुआत किसने की है, पीयूष रंजन ने। पीयूष रंजन ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा Fermi.ai बस। अगला आता है सुजलॉन ग्रुप। ये सोलर एनर्जी के बड़े बड़े सोलर पैनल बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, सुजलॉन ग्रुप इंडियाज़ की जो सबसे बड़ी रीन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनी है। ये अभी हाल ही में टॉप 10 में शामिल हुई है ग्लोबली। टॉप 10 में शामिल हुई है, टॉप 10 कंपनी ग्लोबली शामिल हुई है। कौन सी, सुजलॉन। बस नाम याद रखना है, सुजलॉन ग्लोबल। ठीक है, टॉप 10 कंपनी ग्लोबली इन द ग्लोबल 100 मोस्ट सस्टेनेबल कॉर्पोरेशन 2026 की लिस्ट में अभी सुजलॉन शामिल हुई है, इंडियन कंपनी। क्या नाम है, सुजलॉन।
ठीक है, इंडिया की कंपनी सुजलोन टॉप 10 में शामिल हुई है। याद रखो क्या बनाती है ये सोलर पैनल, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। और इंडिया का रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है 2030 तक का, याद करो 2030 तक का इंडिया का रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, ठीक है 500 गीगावाट। चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ पर। ब्लिंकिट ने अभी हाल ही में एक कार्ड लॉन्च किया है, एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। वो कहते हैं पहले हर जगह अलग अलग कार्ड यूज़ होते थे, मेट्रो के लिए अलग, रेलवे स्टेशन के लिए अलग, तो नीति याद आ रहा है यार, ब्लिंकिट ने अभी हाल ही में भारत यात्रा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है, जिससे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, ब्लिंकिट से सामान भी खरीद सकते हो, ट्रेन मेट्रो में ट्रैवल भी कर सकते हो, बसेस में ट्रैवल कर सकते हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे एरियाज में, ठीक है। एक ही कार्ड से सारे काम हो जाएंगे, जिस कारण से इसका नाम क्या है, एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसने शुरू किया है, ब्लिंकिट। क्या नाम है, ब्लिंकिट। कार्ड की कॉस्ट 50 रुपये है, 2000 रुपये इसकी लिमिट रखी गई है, 2000 रुपये तक आप इसमें डलवाओ, कुछ मर्जी शॉपिंग करो, जो मर्जी करो, ठीक है। आगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, आपदा प्रबंधन। ये दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, दूसरा किसी पर्सन को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन में मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। और कैटेगरी जो बंदों वाली कैटेगरी है, इंडिविजुअल वाली, वो मिला है अशोक शिल्के को, ठीक है, याद रखना है। और जो बंदों वाली कैटेगरी है उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी में 51 लाख रुपए मिलते हैं। कौन सा अवार्ड है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। किसको मिला है, सिक्किम को, सिक्किम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। किस कैटेगरी के अंदर, इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में, ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में 51 लाख, और इंडिविजुअल की कैटेगरी में अशोक शिल्के 5 लाख रुपए, ठीक है। कौन सा अवार्ड है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आगे बात करते हैं सिक्किम पुलिस को। सिक्किम पुलिस काम कर रही है, सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड भी मिला है। सिक्किम की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड किसको मिला है, सिक्किम की पुलिस को। साथ साथ अभी हाल ही में पंचायती राज के मंत्री जो हमारे हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंचायती राज के, एसपी सिंह बाघेल, इन्होंने अभी हाल ही में अवार्ड दिए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हिमाचल प्रदेश वाले को सबसे टॉप अवार्ड मिला है, जवाहर नवोदय विद्यालय की कैटेगरी के अंदर। और एकलव्य मॉडल में छत्तीसगढ़ का कोसम बुड्ढा का एकलव्य मॉडल स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। याद रखना, हिमाचल प्रदेश ऊना का जवाहर नवोदय विद्यालय टॉप प्राइज मिला है, और एकलव्य कैटेगरी में, एकलव्य मॉडल स्कूल की कैटेगरी में कोसम बुड्ढा छत्तीसगढ़ का, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर स्टील मेकिंग कंपनी को ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क का सर्टिफिकेशन मिला है। ग्रेट प्लेस टू वर्क मतलब यहाँ पर काम करने वाले लोग पूरे सेटिस्फाइड होंगे, जिस कारण से ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अरे सुना ना, भेल, गेल, सेल, सारे सुने रखे हैं, ठीक है, वही है। आगे बात करते हैं, हमारे क्रिकेट के कैप्टन हुआ करते थे महेंद्र सिंह धोनी, गुडविल एम्बेसडर बने हैं पुणे ग्रैंड टूर, इंडिया की पहली इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस के, इंडिया की पहली इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस के ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। इंडिया की पहली इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस जिसका नाम क्या है, पुणे ग्रैंड टूर 2026, ठीक है। 437 किलोमीटर का रूट कवर करेगी ये, ठीक है। तो ये रेस है, इंटरनेशनल रेस हो गई, इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस है, तो ये इसके जो गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। साथ साथ हमारा शेख जाओन बिन हमाद अल थानी जो हेड बने हैं कतर ओलंपिक कमेटी के, कतर ओलंपिक कमेटी के तो हेड है ही हैं, ये अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, जिन्होंने रणधीर सिंह को रिप्लेस किया है। रणधीर सिंह को रिप्लेस करते हुए हमाद अल थानी,
हमाद अल थानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हमाद अल थानी बने हैं। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है कुवैत के अंदर। कहाँ पर है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत में। और ओलंपिक के बारे में तो पता है सर, ओलंपिक के 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक की बात चल रही है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात चल रही है, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक के प्रेसिडेंट कौन हैं? क्रिस्टी हैं। ओलंपिक कहाँ पर होने हैं? सर समर ओलंपिक जो होने हैं वो 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 32 में, और मिलन इटली में 26 में विंटर वाले, और फ्रांस के अंदर 2030 में। ठीक है, मेनली समर ओलंपिक याद रखना है। 28 में 32 में पहले लॉस एंजल्स यूएसए में, 28 में और 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और विंटर ओलंपिक मिलन इटली में 26 में इसी साल ही, और अगले 4 साल बाद फ्रांस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप किसने किया? हरियाणा ने। कहां पर हुए? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख के अंदर हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स। कौन से गेम्स हुए? खेलो इंडिया विंटर गेम, जिसमें टॉप किसने किया है? वो हरियाणा ने टॉप किया है। पहले नंबर पर कौन रहा है? हरियाणा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में लेह लद्दाख में हुए थे। साथ साथ इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा स्लैम द सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारने वाले इंडियन प्लेयर बने हैं टी20 के अंदर। टी20 के अंदर सेकंड फास्टेस्ट, 14 बॉलों में इन्होंने पूरी की पूरी 50 रन कंप्लीट किए 14 बॉलों में, जो रिकॉर्ड सबसे पहले जो था। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? इंडियन ओपनर ये क्या बने हैं? बाय द इंडिया के सेकंड, ये क्या देखो यहाँ पर ध्यान से, इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा स्लैम द सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय एन इंडियन में बात कर लेते हैं तो पहले युवराज सिंह थे जिन्होंने 12 गेंदों में मार दी थी, लेकिन इन्होंने 14 गेंदों में 50 मार दी है। वो कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा। क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। लेकिन वर्ल्ड में बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड में इनसे पहले भी और हैं, दीपेंद्र सिंह नेपाल के भी हैं जिन्होंने 9 ही बॉलों में मार दी थी। इंडिया के सेकंड बने हैं ये, इंडिया के सेकंड बने हैं। क्लियर हो गई बात? तो इंडिया के सेकंड कौन है पता चल गया है, अभिषेक शर्मा, 14 बॉलों पे 50 मारने वाले। इनसे पहले युवराज सिंह थे इंडिया के फर्स्ट, 12 बॉलों पे 50 मारने वाले टी20 के इतिहास में। चलो आगे बात करते हैं। बांग्लादेश ने अभी टी20 से अपना नाम वापस ले लिया है, सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए टी20 से अपना नाम वापस ले लिया। किसने? बांग्लादेश ने। टी20 को होस्ट किसने किया था? इंडिया और श्रीलंका ने। पता ही है, इंडिया और श्रीलंका ने टी20 को होस्ट किया, बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया है। साथ साथ अब डेज पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ द सेशन, वोटर्स डे। वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था माई इंडिया माई वोट। माई इंडिया माई वोट। वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके साथ साथ गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। कस्टम डे तो पता ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड अ कमिटमेंट। कस्टम वालों का हेडक्वार्टर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। साथ साथ डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया जाता है। टूरिज्म डे नेशनल लेवल वाला, ठीक है, नेशनल लेवल वाला, इंटरनेशनल लेवल वाला तो 27 सितंबर को होता है मेरे हिसाब से, 27 सितंबर को होता है, चेक कर लीजिएगा। और लेकिन नेशनल टूरिज्म डे की बात चल रही है तो नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ साथ क्लीन एनर्जी डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये सारे डेज थे। वोटर्स डे 25 जनवरी, 24 डे, गर्ल चाइल्ड डे, कस्टम डे, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी, 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी, और टूरिज्म डे 25 जनवरी, और 26 जनवरी को कौन सा डे होता है? क्लीन एनर्जी, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे। थीम क्या रखा गया? क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे। ये थे जनवरी का
वीक 4 जो हमने डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा फरवरी का वीक 1, ठीक है, जिसके अंदर बजट रिलेटेड बहुत सारी बातें आएंगी। आप सभी को पता है बजट बजट बजट, फरवरी का पहला डे 1 फरवरी को बजट आया, तो हम बजट रिलेटेड बातें बहुत सारी उसमें कर लेंगे। अलग सेशन की डिमांड करोगे तो अलग सेशन बजट का कर लेंगे, वैसे हम उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी होंगी, पीडीएफ को अच्छे तरीके से देखते रहो, पीडीएफ सामने रख कर पढ़ते रहो। प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट निकाल के कुछ नई चीज़ें हाथ से भी ऐड करते रहो, ठीक है, तो ताकि आप एग्जाम टाइम में जाते जाते उसको रिवाइज कर लो। ओके, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।